नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और इस बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एनसीआर में बदला है मौसम का मिजाज। मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आंधी के साथ तेज बारिश हुई है और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आंधी के साथ तेज बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी के साथ तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई है और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली है। पहले आंधी आई और उसके बाद तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। आंधी के साथ ये तेज बारिश हुई है और अभी भी ये बारिश रुक रुक कर हो रही है। इस बारिश ने जहां आम लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी इससे खिल उठे। खेती के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि भीषण गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और पिछले दिनों जो गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया था। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन इस बीच ये अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ तेज बारिश हुई है और अभी भी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर बयान देते हुए कहा है कि तोड़फोड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते। साथ ही कहा कि शरारती तत्व देश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कोरोना को लेकर कहा है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से रोहतक के अंदर जो है हुआ, किसी भी तोड़फोड़ करने वाले को किसी भी सूरत में ट्वीट किया है और कहा है कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, नोटबंदी शास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। देश की क्या जनता क्या चाहती है? डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने पर पुष्टि करते हुए हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि हर कैदी का पैरोल लेने का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि राम रहीम ने भी पैरोल के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद उनको 1 महीने के लिए पैरोल दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर कैदी की सुरक्षा का जिम्मा जेल प्रशासन का होता है और कैदी के जेल से बाहर आने के बाद कैदी की सुरक्षा का जिम्मा हरियाणा पुलिस का होता है। उनका 30 दिन की पैरोल दी है, उनका अपना राइट बनता है। हर कैदी को 70 डेज की परमिशन मिलती है। जो 7 साल से कम होती है वो डीसी लेवल पे हो जाती है, जो 7 साल से ऊपर होती है वो डिविजनल कमिश्नर करते हैं। ये उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है किस बात पे जा रहे हैं। हम खाली ये देखते हैं कि उसका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। जो बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती थी पहले, कि जैसे मकान बनाने के लिए छुट्टी मिलती है, शादी के लिए छुट्टी मिलती है, या उसके लिए उसे अपना खेती ठीक करने के लिए, खेती संभालने के लिए छुट्टी मिलती है, वो सब हमने बीच के कायदे उसमें बहुत एजेंसी थी जो बीच में लोगों को तंग करती थी। हर कायदे में तो करप्शन खत्म करने के लिए हमने इसे बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता झज्जर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। साथ ही कहा कि हरियाणा निकाय चुनाव में आपकी जीत होगी। सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस तो निकाय चुनाव में पहले ही अपनी हार मानकर बैठ गई है और इसीलिए उसने सिंबल पर चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। निकाय चुनाव तो आम आदमी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस पहले भाग चुकी है हार के डर से। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन कई बार हार के डर के लेकर टूटने को हुआ है। कई बार ये टूटने को हुआ है, परंतु मलाई के लालच के अंदर वो गठबंधन फिर जुड़ जाता है। भ्रष्टाचार के कई पोल ना खुले तो गठबंधन जुड़ जाता है। ये गठबंधन टूट के रहेगा और भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 साल से बढ़ाकर अब 23 साल करने का ऐलान कर दिया है और ये छूट केवल इसी साल के लिए लागू होगी।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 साल में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है और इससे पहले अग्निवीर बनने के लिए पहले निर्धारित आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल थी। अग्निपथ पर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि स्कीम के तहत अब अपर एज लिमिट को बढ़ाने का फैसला हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने आयु सीमा को बढ़ा दिया है और आयु सीमा को बढ़ाकर अब 21 से 23 कर दिया। तो क्या है अग्निपथ योजना, यह भी आपको बता रहे हैं। 40,000 युवाओं की भर्ती इसमें की जाएगी। 1 साल के भीतर 40,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। 4 साल के लिए इन युवाओं की भर्ती होगी। इनमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा और 75% को बाहर कर दिया जाएगा, जिसका विरोध भी हो रहा है। हर महीने 30 से 40,000 रुपए इनको वेतन मिलेगा, यानी कि 30 से 40,000 रुपए इनका वेतन फिक्स होगा जो हर महीने इनको मिलेगा। इसके अलावा 25% युवाओं को, जिस तरीके से हमने आपको इससे पहले बताया कि सेना में आगे इनको मौका मिलेगा, लेकिन जो 75% युवा होंगे उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। 75% युवाओं को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है। इसको लेकर युवा सड़कों पर है। स्कीम के तहत सरकार ने अब अपर एज लिमिट को बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है कि अगर कोरोना काल की वजह से दो साल खराब हुए हैं युवाओं के, तो इसको अब 21 से बढ़ाकर 23 साल करने का ऐलान कर दिया गया, यानी कि आयु सीमा को अब 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया, यानी कि 17.5 से लेकर के 23 साल तक के युवा अब अग्निपथ योजना में शामिल हो सकते हैं। वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछले 2 साल से भर्ती ना होने पर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि कोरोना काल था और कोरोना काल में किसी तरह की कोई भर्ती 2 साल तक नहीं हुई, जिसको लेकर युवा बेहद परेशान है। और सरकार ने अब उनकी इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए, उनकी इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया है कि अब उम्र सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल किया जाए। नगर परिषद चुनाव के लिए चल रहा प्रत्याशियों का प्रचार आज शाम को 6 बजे थम जाएगा। कई दिनों से चल रहे प्रचार का शोरगुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि 19 जून को चुनाव होना है और 22 जून को नतीजे घोषित होंगे। आपको यह भी बता दें कि 40 शहरों में यह चुनाव होना है, जिसके तहत 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव हुआ। 18,30,208 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल कांग्रेस ने जयराम रमेश को महासचिव और मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि इससे पहले इस पद पर रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, जिनकी जगह अब जयराम रमेश को दी गई है। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी बने रहेंगे। जयराम रमेश को कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने अब उनको महासचिव और मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह अब जयराम रमेश लेने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी बने रहेंगे। पंजाब के जीरकपुर नगर काउंसिल में बीते 2 दिनों से रजिस्ट्रियों को लेकर चक्कर लगा रहे लोग इस समय हार गए और यही कारण है कि आज सैकड़ों लोगों ने मिलकर नगर काउंसिल का घेराव किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसीलदार के आला अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने के लिए नाजायज तरीके से आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि जिन कॉलोनियों को बसे हुए लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं, जिनकी प्रॉपर्टी आईडी तक बनी है और सीवरेज सड़कें स्ट्रीट लाइट सरकार ने बनाई, तो ऐसा क्या कारण है कि इन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई। लायो भाई नारे लायो। हम लोग हमारे जो डीलर भाइयों की समस्या है भली भांति आप लोग जानते हो। हम आपके द्वारा आगे इनको बताना भी चाहते हैं प्रशासन को, जो समस्या हमारे डीलर भाई भुगत रहे हैं। एनओसी की जो समस्या इन्होंने नई खड़ी कर रखी है और उससे पहले जमाबंदी देख के रजिस्ट्री करते थे। 90% कॉलोनियां जो ऑक्यूपाइड है, इन्होंने कंडीशन लगाई कि भी नक्शे लेकर आओ, बिल्डिंग परमिट लेके आओ, चलो वो भी लाने लग गए। अब इन्होंने नहीं लगा दी एनओसी। तो डिपार्टमेंट लोकल बॉडी का ये कहता है भी जब आपको हमने नक्शे ही पास कर दिया, बिल्डिंग परमिट ही दे दिया, तो एनओसी किस चीज की बताओ? उससे ज्यादा बड़ी क्या एनओसी जब हमने परमिट ही दे दिया। देख सकते हैं कि इस समय मेरे पीछे जीरकपुर नगर काउंसिल के बाहर जो है आए जा रहे हैं। यहाँ पर एक ही मुद्दा है, यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं हो रही, एनओसी जो है वो अनिवार्य कर दी गई है
और जो 20-25 साल पुरानी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों को बना दिया गया है और उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो बीते कल से ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और आम लोगों ने मिलकर एक बार फिर जो है नगर काउंसिल का घेराव किया है। और सबसे विचित्र बात यह है कि अभी तक कोई भी अधिकारी इनकी सूद लेने के लिए नहीं आया और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कोई यहाँ पर मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट बेहतरीन रहा है। 98% हमारे स्कूल का रिजल्ट रहा है और मैं सारा क्रेडिट यहाँ जो हमारे यहाँ डिसिप्लिन और पढ़ाई है उसी को दूंगी। हमारे बच्चे बहुत लगन से पढ़ते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। एडमिशन्स के लिए भी हमारे यहाँ हमेशा जद्दोजहद रहती है कि हमें यहाँ एडमिशन मिल जाए। एक क्लास में 60-60 बच्चे हैं, 8-9 सेक्शंस हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है हमारी और हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारे जो टीचर्स हैं बहुत ही लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपने रिजल्ट को लेकर। जी टीचर्स ने भी अपनी पूरी मेहनत करी है, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए पूरी मेहनत करी है। आमतौर पर सरकारी स्कूलों का माना जाता है कि वो वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, अच्छी टीचर्स नहीं अच्छे से अटेंड करती, लेकिन हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। टीचर्स ने हमारी बहुत मदद की है। हमारे 98% हमारे बच्चे हमारा ओवरऑल रिजल्ट है। बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने तैयारी की क्योंकि टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी मदद की। आओ बेटा, अंजलि का इसको खिला दो, सेकंड वाले आपके संग दीजिए। ठीक है मैम। फरीदाबाद में देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, जो 24 अगस्त 2022 से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस अस्पताल में 2400 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी और 500 से ज्यादा सीसीयू बेड होंगे। इसके साथ ही सारी सुविधाएं एकदम हाईटेक तरीके से यहां पर मिलने वाली हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा अस्पताल ग्रेटर फरीदाबाद में बनकर तैयार। 133 एकड़ में बना अमृता अस्पताल, जनता को मिली इलाज की अमृत सौगात। भारत का सबसे बड़ा 133 एकड़ में फैला अमृता अस्पताल अगस्त में खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बने इस अमृता अस्पताल में कुल 2400 बेड्स होंगे। यह कोच्चि केरल में 1200 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल के बाद देश का दूसरा बड़े पैमाने का अमृता अस्पताल होगा, जिसे 25 साल पहले माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा स्थापित किया गया था। माता अमृतानंदमयी मठ दिल्ली प्रमुख स्वामी निज अमृतानंद पुरी ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बना अमृता अस्पताल 1 करोड़ वर्ग फुट का होगा, जिसमें 14 मंजिल ऊंचे टावर शामिल होंगे, जो प्रमुख चिकित्सा सुविधाओं और रोगी क्षेत्रों को शामिल करेगा। अस्पताल की 81 स्पेशलिटी ऑन्कोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंसेज, गैस्ट्रो साइंसेज, रीनल साइंस, हड्डी रोग और स्ट्रोक ट्रांसप्लांट और माँ व बच्चे जैसे उत्कृष्टता के 8 केंद्र शामिल होंगे। हम औरों से अलग हैं, इसीलिए अस्पताल भी औरों से अलग होगा। क्या खास हमारी सोच अलग है, हमारी एक पृष्ठभूमि है। हमारा पहले से एक अस्पताल चल रहा है कोच्चिन में और वो सेवा पर आधारित है। वहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया, पिछले सालों में लगभग 1200 या 1400 करोड़ की ये या तो सब्सिडाइज्ड या फ्री ट्रीटमेंट वहाँ हुआ है, तो हमारी सोच वैसे ही रहेगी। परंतु ये क्योंकि आश्रम का है तो यहाँ एथिकल जो आजकल एक व्यक्ति अस्पताल जाता है ना,
तो डॉक्टर जितना भी बोल ले, क्योंकि माहौल वैसा बना हुआ है, तब भी मन में एक संदेह रहता है कि क्या है नहीं है। सो दिल्ली में जिनके पास कोई क्षमता है वो एक डॉक्टर को नहीं 2 या 4 डॉक्टर से मिलके आते हैं। सत्य है ना ये? क्योंकि एक जो बोलता है उस पर भरोसा नहीं। आज सुबह भी किसी ने मेरे से पूछा कि 3 डॉक्टर से मिले, राय अलग दी, अब करें क्या आप? ये जो आपकी समस्या है उसका निवारण होगा। बिकॉज वी वर्क इन अ पर्टिकुलर वे, हमारी सोच अलग है। समय में हमारे बोलने से नहीं होता, समय में लोगों का पूरा 100% भरोसा होगा कि जब यहाँ आएंगे तो उन्हें स्पष्ट पता चलेगा कि उनकी बीमारी क्या है। देखो, डायग्नोसिस बहुत बड़ा भाग है, उसके बाद ट्रीटमेंट छोटा भाग है एक प्रकार से। सो डायग्नोसिस ही सही हो जाए, पेशेंट को, व्यक्ति को पता लग जाए कि बीमारी क्या है, उसी में बहुत कुछ हो जाता है। तो वो पता भी चलेगा और उसके हिसाब से आपके अगर घुटने में दर्द है तो आपका ब्रेन स्कैन नहीं होगा। 24 अगस्त 2022 को अस्पताल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जब अस्पताल की शुरुआत होगी तो इसमें 500 बिस्तर उपलब्ध होंगे। अमृता अस्पताल को अलग अलग चरणों में चालू किया जाएगा। 2 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 750 बिस्तर और 5 वर्षों में 1000 बिस्तर तक हो जाएगी। पूरी तरह से, यानी कि 2400 बेड्स के साथ चालू होने पर अस्पताल में 800 डॉक्टरों सहित 10,000 लोगों का स्टाफ तैनात होगा। अमृता अस्पताल फरीदाबाद के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजीव सिंह ने कहा कि यह विश्व स्तरीय संस्थान होगा, जिसमें पूरी तरह से चालू होने पर अस्पताल में कुल 2400 बेड होंगे, जिसमें 534 क्रिटिकल केयर बेड शामिल हैं। कोचिन के अंदर 1350 बेड का 25 साल से अस्पताल बना रहे हैं। वही लर्निंग लेकर के हम यहाँ पे 2400 बेड का अस्पताल बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमारा इसी फैसिलिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज भी रहेगा, 150 इनटेक का। हमारे नर्सिंग कॉलेज रहेगा, अंडर अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेज रहेगा। और उस 2400 बेड अस्पताल के अंदर हमारा 64 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, कंट्री का लार्जेस्ट। वैसे ही हमारा क्रिटिकल केयर, क्योंकि आजकल जो पेशेंट हैं वो सेकेंडरी केयर तो उनको घर के आसपास में बहुत आराम से मिलती है, लेकिन जब क्रिटिकल केयर होता है वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल में और साइंस बेस्ड हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। तो हमारे पास 534 फुल्ली मॉनिटर्ड डिजिटल क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बना यह अमृता अस्पताल 133 एकड़ में बनकर तैयार है, जिसमें कुल 2400 बेड उपलब्ध होंगे। अस्पताल में एक साथ 64 ऑपरेशन थिएटर एक्टिव रहेंगे। 534 सीसीयू बेड्स होंगे। अस्पताल में बनी लैब पूरी तरह से रोबोटिक होगी। आपको बता दें कि अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि कोच्चि बेस्ड अस्पताल है, जिसको 1998 में शुरू किया गया था, जिसकी दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसकी शाखाएं खोली जा चुकी हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब फरीदाबाद में देश का सबसे बड़ा अस्पताल खोल दिया गया है, जो जनता के लिए किसी वरदान से। हर खबर के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सोनीपत में स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ पर हालात बद से बदतर हैं। जानकारी के मुताबिक बीते 6 महीने से हाईवे का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से करवाया गया था, लेकिन बिस्वा मील पर मौजूद अवैध कॉलोनियों में कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सीवेज की व्यवस्था न होने से सारा गंदा पानी गलियों और स्टेट हाईवे पर उतर जाता है, जिससे कई फुट तक गहरा गंदा पानी स्टेट हाईवे पर खड़ा रहता है। वहीं हाईवे की बदहाली को लेकर स्थानीय दुकानदार, जिला प्रशासन समेत हर दरवाजे पर अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन नगर निगम, HSIDC और PWD विभाग एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। अब पूरा पानी पानी भरा रहता है, आने जाने में पूरी प्रॉब्लम रहती है, बदबू आती है। देखो पूरा कचरा ही कचरा बना। तो क्या समस्या है, किस तरह का पानी है? समस्या साहब, ये जो अवैध कॉलोनियों में से जो पानी आता है,
नाले भरे पड़े हैं, उनमें से पूरा ओवरफ्लो हो गया हमारे रोड पे आकर। ये जी सब जगह धक्के खा लिए हैं, एसपी के डीएसपी के सारा काम कर लिया। 60-70 लाख की दुकान है, सेक्टर 14 में भी इतनी महंगी दुकान नहीं है, काम धंधे वैसे ही नहीं है, सारा पानी भरा हुआ आपको देखने को। अब जिससे दुकान से रेट पूछ लो, बड़ी मुश्किल से लोन लेकर दुकानें ली गई है, काम धंधा की वजह से चल रहा है। और बहुत सारी बीमारियां नाले रुके रहते, मछली काट के इसी में गिर देते, कुत्ते घूमते रहते हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं, बहुत सारी मक्खियाँ रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान। यहाँ पे मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है और ये जो स्टेट हाईवे है विश्वामिल से सीधा बहादुरगढ़ जाता है, इसकी हालत इतनी खस्ता है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। हर रोज़ यहाँ पे 4-5 बंदे तो नालों में गिरने हैं ना। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, ना तो इसका HSIDC वाले कोई ध्यान दे रहे हैं, ना नगर निगम वाले, और PWD वालों का तो हाल ही बुरा है। समस्या रोड की है जी, पानी इतना बढ़ गया है। मीट मार्केट जो है, हमने बड़े अधिकारियों को एप्लीकेशन लगा ली है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। ये मानते हैं मुर्गे मछली काटते हैं और रोड पर फेंक दें, नाले में फेंक दें, नाला बंद हो जाता है। नाला बंद होने के कारण रोड पर पानी भरता है। अभी तो बारिश भी नहीं आई है। बारिश आएगी तब तो बुरा हाल हो जाएगा, बारिश आएगी तो गाड़ी ना निकले यहाँ से। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।